अब जो हमारा अगला सेगमेंट यहां पर होगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो यहां पर साउथ अफ्रीका का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसके बेसिस पे हमने सारी डेफिनेशन जो है वो यहां पर समझी है। अब हम यहां पर जो अगला सेगमेंट पढ़ेंगे, इसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का जो संविधान यहां पर बना वो यहां पर किस तरीके से बना, उसके बारे में अब हमारा डिस्कशन होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके साथ यहां पर डिस्कस करी गई है, वो चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके प्रोविजंस हम नहीं पढ़ेंगे। हम जो प्रोविजंस यहां पर पढ़ेंगे वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कि भारत में जो यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो संविधान है वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी चीजें यहां पर हुई। अब उनके बारे में अगला जो डिस्कशन है वो हम यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहली बात यहां पर बताई जा रही है कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जैसे साउथ अफ्रीका का तो पूरा डिस्कशन हमने यहां पर कर लिया है, हमको यहां पर एक बात ये पता चल गई है कि वहां पर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। दो पर्टिकुलर सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे थे, उनके बीच में एग्रीमेंट कैसे होगा, क्या क्या चीजें फाइनल करी जाएंगी, और फाइनली फिर उन्होंने वो करके यहां पर दिखाया। सेम कंडीशन अगर हम इंडिया के बारे में भी देखेंगे तो इंडिया में भी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, भारत का जो संविधान यहाँ पर बनाया गया, इसको अगर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या था कि बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर बनाए गए थे, है ना। मतलब इतना बड़ा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर, है ना। मतलब इतनी बड़ी कंट्री थी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोलते थे, अलग अलग तरीके से टेरिटरी में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा मुश्किल काम यहाँ पर आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, देखिए अब इसमें दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि यह है स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर क्या है कि यह है सिटीजन। अभी तक क्या हो रहा था कि भारत एक देश था, लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स की ओरिजिनल कंट्री तो जो है वो भारत आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से जो भारतीय लोग थे वो उनके क्या थे, सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट का मतलब कि भाई हमको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से इन्हें गवर्न करना है, हम इसको नागरिक के तौर पर नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीय लोगों को देख रही है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को देखती तो वो सिटीजन होते और सिटीजन्स के लिए पॉलिसीज यहां पर बनाते, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो किसके ऊपर रूल कर रही थी, वो भारतीयों के ऊपर रूल कर रही थी, तो जो भारतीय लोग थे वो उनके लिए क्या थे, एक सब्जेक्ट थे कि हमें किस तरीके से इन सब्जेक्ट के लिए वेलफेयर करना है, क्या क्या पॉलिसीज वगैरह बनानी है, ये हम उस बेसिस पे जो है वो यहां पर डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, जब यहां पर भारत को इंडिपेंडेंस मिली, जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात यहां पर की गई, तब अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर क्या है कि जो भारतीय लोग हैं जो अभी तक सब्जेक्ट थे, अब वो यहां पर क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर रूल्स जो है उनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहां पर था कि किस तरीके से पॉलिसीज जो है वो यहां पर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, आपको पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज बन गए, है ना। रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब कि जो मुस्लिम लोग थे वो ये चाहते थे कि एक अलग देश यहां पर बने, तो वो पाकिस्तान बन गया। उसके बाद भारत यहां पर बना। उस टाइम पीरियड पर जब ये पार्टीशन यहां पर हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पर भी बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे डिफरेंसेस यहां पर आए, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट यहां पर थे, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है कि दो कंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो वो जो राह यहां पर आपको देखने को मिल रही थी वो काफी आसान नहीं थी कि अब हमें यहां पर क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर बनाना है। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारी मूवीज वगैरह भी पार्टीशन के ऊपर यहां पर बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रॉमा में आपको जाते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि उनको दुख हुआ कि पहले सब लोग यहां पर साथ साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के जो यहां पर अलग अलग लोग थे, जान पहचान वाले लोग थे, कुछ भारत में रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए, और कई सारे जो इसमें पूरे के पूरे आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दंगे वगैरह भी हुए थे, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान गई, और काफ़ी सारे लोगों ने जो जिंदगी भर पैसे कमाकर अपना घर वगैरह बनाया था वो सब चीज़ें उन्हें छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, या दूसरी कंट्री से इस कंट्री में यहाँ पर आने पड़ा। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो था वो लोगों के लिए था।
अब ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, ऐसे टाइम पीरियड पर कुछ लोग मिलकर भारत का संविधान बनाएंगे कि भारत को किस तरीके से आगे गवर्न करना है, भारत के जो लोग हैं उनके लिए किस तरीके से कानून बनाएंगे, तो बिल्कुल भी आसान टास्क यहां पर नहीं था। आप इस फोटो में देख सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कमिटीज यहां पर बनाई गई थी जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काम करती थी। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसको बोलते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली काम यहां पर ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, मतलब अलग अलग प्रोविजन यहां पर डिस्कस किए गए, अब उनको किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा सकता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि भारत का जब संविधान यहाँ पर बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पीरियड पर बैकग्राउंड यहाँ पर क्या था। अब इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो बोला जा रहा है कि द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब दो तरीके के रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में थे, है ना, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली रूल करते थे, ब्रिटिश कमिश्नर्स वगैरह जो थे वो यहां पर रूल कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर क्या किया कि जो भारत वाला एरिया था वो भारत को दे दिया, है ना। लेकिन उसी टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो करीब 552 प्रिंसली स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या था कि उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर जो स्थापित है, मतलब कि जो उन्होंने यहाँ पर रूल इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उनको यहाँ पर ये ऑटोनॉमी थी कि भाई आप अपने राजा हो तो आप राजा के अनुसार यहाँ पर काम कर सकते हो। तो ऐसे करीब 552 प्रिंसली स्टेट्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे। ब्रिटिशर्स ने उन प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला कि अगर आप भारत में मिलना चाहते हो तो भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो उस टाइम पीरियड पर हमारे देश के जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी फोटो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्या किया कि 552 जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भारत में मिलाया, है ना। नहीं तो आज के टाइम पीरियड पर जो भारत का मैप हमको देखने को मिलता है इसमें कई सारी चीजें जो है वो ब्लैंक रहती हुई भी दिखाई देती हैं, अगर वो लोग पाकिस्तान में मिल जाते या इंडिपेंडेंट रहते हुए दिखाई देते। तो इस तरीके की सिचुएशन भी हमारे सामने थी कि भाई कैसे हम उन प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो यहाँ पर कन्विंस करेंगे कि आप भारत की जो यहाँ पर लीडरशिप है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करो या भारत में जो है वो यहाँ पर मिलो। तो ये भी काफी चैलेंजिंग टास्क आपको उस टाइम पीरियड पर देखने को मिल रहा था। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, कि होगा कि नहीं होगा ये भी पॉसिबिलिटी थी, है ना, कि हो सकता है कि ये लोग माने, हो सकता है कि ना माने। जैसे कश्मीर में अगर आप देखोगे तो कश्मीर में यहाँ पर क्या हुआ था कि नहीं माने थे वो लोग, है ना। वो चाह रहे थे, राजा हरि सिंह जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो इंडिया से उन्होंने मदद की गुहार करी, तो इंडिया ने बोला कि आप भारत में पहले मिलो तब हम आपकी मदद करेंगे। इसी तरीके से हैदराबाद के जो निज़ाम थे वहां पर भी क्या हुआ कि वहां पर भी इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। फिर हमने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया, मिलिट्री ऑपरेशन, निज़ाम को हमने हराया, फिर हमने हैदराबाद को जो है वो भारत में मिलाया। इसी तरीके से जूनागढ़ में अगर आप देखोगे तो जूनागढ़ जो है, ठीक है, गुजरात वगैरह वाले प्रोविंस में, तो वहां पर क्या है कि वहां पर रेफरेंडम करवाया गया, उस तरीके से भारत में इसको मिलाया गया और बाकी सब चीजों को तो हमने बहुत आसानी से यहाँ पर भारत में मिला लिया था। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये काफी डिफिकल्ट टास्क था। आज के टाइम पीरियड पर हम 2 लाइन में इसको पढ़ ले रहे हैं तो ये काफी आसान लग रहा है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कि आप हमारे एरिया में मिल जाओ ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today। मतलब आज के टाइम पीरियड पर हमको जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो आश्वस्त हैं कि भाई भारत का जो भविष्य है वो यहाँ पर क्या होगा कि वो सही तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सही हैं। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब तो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करी गई थी, अब तो हमको फाइनल करना है। तो भारत का फ्यूचर जो है वो किस तरीके से डिसाइड होगा, कौन कौन सी चीजें हम वहां पर लिखेंगे, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है वो बाकी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर लगता था कि भाई भारत का जो फ्यूचर होगा वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मतलब उस टाइम पीरियड पर जो स्थिति थी और भारत का जो भविष्य यहाँ पर होने वाला था उनको लेकर जो है वो बिल्कुल एंजाइटी आपको देखने को मिल रही थी कि भाई किस तरीके से सिचुएशन को हमको फाइनल करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो क्या किया था, कहीं हमारे देश को पूरी तरीके से खराब कर दिया था। कोई यहाँ पर प्लानिंग नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म गोल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
कोई यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो चीजें जो है वो ऐसी नहीं थी जिनको हम पूरी तरीके से उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो देश बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो काम ये था कि हमें अपने रूल को जो है वो इस्टेब्लिश करना है, उससे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनकी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग थी। लेकिन अभी भारत का यहाँ पर भविष्य जो है वो निर्धारित करना है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो सिचुएशन है और जो भविष्य में हमको सिचुएशन देखने को मिलेगी है ना, वो कैसी होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा एंजाइटी आपको देखने को मिल रही थी कि क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हम, तो इसमें लिखा हुआ है कि द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया है कि उस टाइम पीरियड पर किस तरीके से काम हो रहा था, क्या क्या सिचुएशंस यहाँ पर थी, है ना, ये सब चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश का बनना है, तो उसके लिए यहाँ पर अब हम रास्ता यहाँ पर कैसे बनाएंगे, कैसी चीजों को डिस्कस करेंगे, अब वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग यहाँ पर दी गई है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि डिफिकल्टीज तो आपको देखने को मिल ही रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स यहाँ पर थे, उनके पास आपको एडवांटेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मतलब कि उनके पास एडवांटेज यहाँ पर था। जैसे अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मैंने बताया, ये पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर ड्राफ्ट किया था। तो इसमें बोला जा रहा है कि अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, है ना। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जो है वो दो ग्रुप बैठे हुए थे, दो ग्रुप को ये डिसाइड करना था कि भाई हमारी ये बात मान लीजिए, आप हमारी ये बात मान लीजिए, है ना। उनको कंसेंसस पे आना था, मतलब कि फाइनल कोई डिसीजन जो था वो यहां पर लेना था। लेकिन भारत में क्या था कि भारत में ऐसे ग्रुपिंग नहीं हुई थी। भारत के पास यहां पर एडवांटेज ये था कि मच ऑफ दीज कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब कि जब फ्रीडम स्ट्रगल यहां पर चल रहा था, जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट यहां पर चल रहा था कि भाई भारत को आजादी यहां पर दिलवानी है, तो उसमें से किस तरीके से हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया यहां पर होगा या डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हम यहां पर स्टेब्लिश करेंगे, ये चीजें यहां पर पहले ही फाइनल होती जा रही थी, है ना। चीजें जब हमने देखी, है ना, जो उस टाइम पीरियड पर इलेक्शन हुए, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल आपको देखने को मिला, तो उस टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो इवॉल्व हो रही थी। बस हमको ये देखना था कि इसको किस फॉर्म में जो है वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि सब लोगों को यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा कि भाई कुछ लोगों की डिमांड अलग तरीके से है, कुछ लोगों की डिमांड अलग तरीके से है, सबका पर्सपेक्टिव जो था वो लगभग सेम था। अब उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, उन्हीं डिफरेंसेस को अलग अलग तरीके की जो डिबेट वगैरह थी उसके तहत यहां पर हमको फाइनल करना था। साउथ अफ्रीका में क्या थे कि ब्लैक्स अलग थे, व्हाइट्स अलग थे, सबकी डिमांड अलग अलग आपको देखने को मिल रही थी, उनके बेसिस पे चीजों को यहां पर फाइनल करना था। इसलिए उस टाइम पीरियड पर जो सिचुएशन थी वो यहां पर क्या थी, वो डिफरेंट आपको देखने को मिल रही थी। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। मतलब कि हमने जो ये नेशनल मूवमेंट चलाया था भारत की आजादी के लिए, वो यहां पर क्या था कि केवल ये नहीं था कि हमें क्या करना है कि ब्रिटिशर्स से जो है वो आजाद होना है ना, केवल इसके लिए नहीं था। हमने उस टाइम पीरियड पर कई सारी चीजें ऐसी भी यहां पर सीखी, कई सारी चीजें ऐसी भी एक्सपीरियंस करी या इंक्लूड करी जो भारत को अच्छी तरीके से यहां पर आगे बढ़ाने के लिए काफी आवश्यक आपको देखने को मिल रही थी, काफी जरूरी आपको देखने को मिल रही थी। तो ये केवल आजादी का यहां पर जो है वो संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सीखी ताकि भारत को हम इन फ्यूचर किस तरीके से गवर्न करें, किन पॉलिसीज के बेसिस पे गवर्न किया जा सकता है, इनके ऊपर भी जो है वो हमने यहां पर फोकस किया था। इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुवेनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मतलब कि हम अपनी कंट्री को दोबारा किस तरीके से यहां पर रिजुवेनेट यहां पर कर सकते थे, और साथ ही साथ किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को और अपने पॉलिटिक्स को जो है वो यहां पर ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी हैं, उनके राइट्स को इंश्योर करना है या नहीं करना है, गवर्नेंस जो है वो किस तरीके से होगी, देश में जो पॉलिटिक्स यहां पर होगी वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इन चीजों के ऊपर भी यहां पर फोकस किया गया। ये चीजें भी हमने यहां पर, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था उनके साथ जो हमारा ये मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा था, उस टाइम पीरियड पर ये सारी की सारी चीजें भी जो है वो हमने यहां पर सीखी थी। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should be take after the independence। मतलब यहां पर क्या हो रहा था कि मैंने आपको बताया कि भाई अब भारत को यहां पर गवर्न करना है, भारत का फ्यूचर यहां पर डिसाइड करना है, तो लोगों को डिस्कशन तो करना था। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि वहां पर जो लोग डिस्कशन करते थे, जो भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी हम बनाएंगे,
तो इसमें क्या हुआ कि उसमें जो मेंबर्स यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे उसमें बहुत सारा डिबेट होता था। डिबेट में सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते थे। डिबेट में मतलब क्या होगा कि कुछ लोग कुछ चीजों को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यहां पर थे कि भाई भारत का जो यहां पर इंडिपेंडेंस के बाद पाथ होगा, भारत को किस तरीके से यहां पर गवर्न करना है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर इंक्लूड होंगी, कौन सी नहीं होंगी। हमारे यहां पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश में लोकसभा देखने को मिलेगा, राज्यसभा देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट, ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के यहाँ पर मेंबर्स देखने को मिलेंगे। अभी उस टाइम पीरियड पर यूएसए में जो देखोगे ना आप, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। जैसे हमारे देश में जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे यूएसए में, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहां पर देखा और उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल यहां पर होगा वो कौन सी चीज होगी, तो उसके बेसिस पे हमने चीजों को यहां पर फाइनल किया। अगर हम बात करेंगे 1928 के बारे में, है ना, उस टाइम पीरियड पर हमको यहां पर इंडिपेंडेंस जो है वो यहां पर नहीं मिली थी। मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। श्री जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके फादर थे, इनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। सो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब कि 1928 में ही अगर आप देखोगे तो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको ड्राफ्ट किसने कर दिया था, मोतीलाल नेहरू जी, और 8 जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर ड्राफ्ट किया। 1931 में द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन, कराची सेशन किसका, कांग्रेस का, कांग्रेस के जो है अलग अलग सेशन यहां पर होते थे। सो 1931 में जो है आप देखोगे तो ये कराची सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। मतलब कि 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया गया, 1931 में एक रिजोल्यूशन जो है वो यहां पर कराची सेशन में लिया गया कि भाई भारत का जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एक यहां पर लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर सेशन जो है वो 1929 में यहां पर हुआ था, ठीक है। लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा और इसके जो यहाँ पर सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था श्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है वो यहाँ पर हर साल 26 जनवरी को यहाँ पर मनाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो 1931 का जो कराची सेशन आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये बात डिसाइड करी गई, एक ये रिजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा वो किस तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए। मतलब कि अभी आजादी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का एक ओवरव्यू जो है वो हम यहां पर प्रिपेयर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला गया कि बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि चाहे 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी का आप यहां पर चीजें देख रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, या जो 1931 के कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजोल्यूशन यहां पर आया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनमें अगर कुछ कॉमन चीज आप देखोगे तो उसमें कुछ कॉमन चीजें यहां पर ये थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सब लोगों को वोटिंग राइट्स यहां पर देने हैं, ठीक है, और सब लोगों की जो वोटिंग की वैल्यू यहां पर होगी वो क्या होगी, वो सबकी बराबर होगी। तो यहां पर इन्होंने वोटिंग के बारे में बात करी, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की गई। जैसे बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है कि महिलाओं को या जो पूरे के पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहां पर होते थे तो उनको सबको वोटिंग राइट जो है वो बहुत पहले से नहीं दिए गए थे। समय के साथ साथ जो है वो चीजें यहां पर इंप्रूव करी गई। लेकिन भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से यहां पर इफेक्टिव है उस दिन से अगर आप देखोगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को, पुरुषों को, सभी लोगों को जो वोटिंग राइट्स है वो यहां पर बराबर मात्रा में प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। मतलब उनके वोट की वैल्यू भी जो है वो यहां पर बराबर है। दूसरी बात, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, मतलब कि यहां पर बात हो रही है कि स्वतंत्रता यहां पर होनी चाहिए भाई व्यक्ति की, है ना। जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, इन सब चीजों की यहां पर क्या है, स्वतंत्रता है। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इक्वेलिटी, मतलब कि समानता के बारे में बात होती है कि भाई कानून की नजर में चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग यहां पर क्या है कि बराबर है। तो इस बात को भी यहां पर इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद जो माइनॉरिटीज होते हैं, है ना, माइनॉरिटीज में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की माइनॉरिटीज के बारे में बात करी गई है। एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब कि जो आपके यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं,
है ना, जो कम उस तरीके की भाषा बोलने वाले कम लोग हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहते हैं। और एक जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिलीजन के बेसिस पे, है ना, मतलब जिनके रिलीजन में कम लोग हैं उसको हम यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, इनके जो अधिकार होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट यहां पर करना है। तो ये तीनों चीजें जो है वो कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स के द्वारा, और जो कराची सेशन में रिजोल्यूशन यहां पर लिया गया था उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो इन तीनों चीजों के बारे में यहां पर बात करी गई कि ये चीजें जो है वो भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत को अगर हमें आगे बढ़ाना है इसी तरीके से ये तीनों चीजें जो है वो हमको यहां पर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अगले पॉइंट में यहां पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, अगले पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि द सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डिलिबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, है ना, जैसे हमारे देश में एक मिशन प्लान आया था जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, जब आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सो कैबिनेट मिशन प्लान जब यहां पर आया तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यहां पर बनाया जाएगा। तो उसमें यहां पर क्या है कि उसमें तो क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में आपको देखने को मिलेगी, है ना, उनकी प्रोसेसिंग वगैरह, वर्किंग वगैरह 1946 में होगा, लेकिन 1928-31 में कुछ चीजों के बीच में जो है वो यहां पर एग्रीमेंट हो गया था कि इन चीजों को, कुछ बेसिक जो वैल्यूज यहां पर होती हैं वो सभी लीडर्स के द्वारा एक्सेप्ट करी गई थी कि भाई इनको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इंक्लूड करना है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो अभी स्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कुछ चीजें जो हैं, बेसिक वैल्यूज जो हैं उनको सभी ने एक्सेप्ट यहां पर किया कि इन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लो भाई, है ना, इनको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इंक्लूड करना जरूरी है। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। जब ब्रिटिशर्स यहां पर रूल करते थे तब आप देखेंगे तो केवल जो प्रॉपर्टी वगैरह वाले लोग होते थे, है ना, जिनकी सोसाइटी में वैल्यू जो है वो थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, उन्हीं सब लोगों को यहां पर वोटिंग राइट्स जो है वो यहां पर दिए जाते थे, है ना। बाकी यहां पर क्या है कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स यहां पर नहीं दिए गए थे। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। अब यहां पर क्या होगा कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स अगर नहीं है, जैसे आज के टाइम पीरियड पर डेमोक्रेसी क्या है भाई, डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर वोट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है वो यहां पर जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा उसका एस्टेब्लिशमेंट या आप ये कह सकते हैं कि उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब वोटिंग राइट्स ही केवल कुछ लोगों के हैं तो उसके बेसिस पे जो यहां पर लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी वैल्यू कैसी होगी, वो आपको वीक यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो लोग आपको इलेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका जो यहां पर पूरा का पूरा कनेक्शन है ना, या वो जिसके द्वारा चुन के आए गए हैं वो बहुत सारे लोग नहीं है, केवल कुछ लोग हैं जिनको वोटिंग राइट्स यहां पर मिले हैं। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने जो यहां पर लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, वो यहां पर क्या था कि वो बहुत वीक था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स का जहां जहां पर भी आपको रूल देखने को मिलेगा, आप वहां पर अगर देखेंगे तो 1937 में जो है वो यहां पर क्या किए थे, इलेक्शंस यहां पर किए गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब है कि जो स्टेट लेवल पर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं और जो भी अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज वगैरह होती थी उनके लिए इलेक्शंस जो है वो 1937 में यहां पर किए गए थे। तो 1937 वाला वो साल है जहां पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज के लिए जो यहां पर इलेक्शंस हेल्ड किए गए थे वो कब किए गए थे, तो इसका आंसर होगा आपका 1937। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। मतलब एक हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा बैकग्राउंड हम समझ रहे हैं कि सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड करी हैं, लेकिन उससे पहले भी काफी सारी चीजें थी जिनके ऊपर सभी लीडर्स ने यहां पर एक्सेप्टेंस अपनी दिखाई थी कि भाई हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीजों को यहां पर इंक्लूड करके आगे बढ़ना है। अब एक बात आपको यहां पर यह भी समझना आवश्यक है कि भाई जिस तरीके से भी यहां पर ये इलेक्शंस हुए थे, है ना, 1937 में इलेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए और मिनिस्ट्रीज के लिए। लेकिन मैंने आपको एक बात यहाँ पर यह भी बताया था कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिले थे और इलेक्शन में भी खड़े होने के लिए सबको यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए थे। तो क्या ऐसे इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। मतलब इस तरीके से जो भी यहाँ पर लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है।
और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था ये फुली डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि कुछ लोग को वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए थे, कुछ ही लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इससे हमें एक चीज ये समझ में आ गया कि उस टाइम पीरियड पर जो ये 1937 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे। लेकिन अभी क्या है कि इंडियंस जो है ना, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, है ना। सभी इंडियंस को सभी सही तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और इसी वजह से क्या है कि जब इंडियंस ने यहाँ पर इनकी वर्किंग में काम किया तो उनको कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन हुआ, और उसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, है ना, मतलब कि इससे पहले इस तरीके की कोई चीज तो हुई नहीं थी, है ना, राजा वगैरह का रूल था, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए, तो भारत में इस तरीके से कभी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर तो कभी बने नहीं थे कि किस तरीके से कानून वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, ये सब का काम तो कभी हुआ नहीं था। तो जब इंडियंस ने यहाँ पर काम किया था तो उनको क्या है कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन करते हुए देखने को मिले, है ना, मतलब उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। ठीक है, अब जब इनको यहाँ पर क्या है कि एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपना खुद का इंस्टीट्यूशन सेटअप करना और वहां पर काम करना, है ना, तो इसके लिए अनुभव यहाँ पर आ गया। अब जब उन्होंने वहां पर देखा कि भाई इस तरीके से काम होता है, तो हमको एक आइडिया यहाँ पर मिल गया कि काम किस तरीके से होगा। दूसरी बात हमको यहाँ पर यह भी समझ में आ गई कि कुछ कमियां रही होंगी, तो उन कमियों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और भारत के लिए इस तरीके से कैसे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ये चीजें जो है वो उन्होंने उस टाइम पीरियड पर फाइनल करी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझना है। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from the colonial laws like the Government of India Act 1935। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें हमने अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट करी हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन से जो है वो अडॉप्ट करी हैं, तो वो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरी कंट्रीज के तो हमने करे ही हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी सारी पॉलिसीज जो हैं वो उस टाइम पीरियड पर चलाई थी, तो वो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने देखा था कि भाई इसमें क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, वो उनको यहाँ पर पता चल रही थी। तो काफी सारी डिटेल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, काफी सारी इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर जो डिटेल्स हैं, प्रोसीजर्स वगैरह हैं, वो जो ब्रिटिशर्स के लॉज यहाँ पर थे उनसे हमने क्या किया है, बोरो किया है, और अपने अकॉर्डिंग उसमें जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह हैं वो करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को यहाँ पर इनेक्ट किया है। तो ये चीज भी आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो इंडियन लीडर्स थे जब उस टाइम पीरियड पर इलेक्शन वगैरह हुए, है ना, या ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उसके जब ये मेंबर थे, तो वहां पर क्या एक्सपीरियंस मिला और किस तरीके से उन चीजों को इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में यहाँ पर इंक्लूड करी हैं, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। अगली बात, और लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। ठीक है, मतलब उनको ये लगा कि आज के टाइम पीरियड पर कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो हमने दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर बोरो करी हैं, है ना। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पीरियड पर काफी सारी चीजें जो थी वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी थी, है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि भाई जो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाए गए हैं उन चीजों को हम गो थ्रू करें, है ना। वो तो सभी लोग करते हैं ना, कि अगर हमको कोई चीज अपनी फाइनल करनी है तो उसी फील्ड में अगर किसी ने पहले यहाँ पर काम किया है उन चीजों को हम देखें। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उन्होंने अपनी कंट्री में किया, सेम चीज आप अपनी कंट्री में कर लो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो चीज जो आप यहाँ पर दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में इंक्लूड करना चाहते हो उसके ऊपर डिबेट करो और अपने टर्म्स पे क्या है, बट ऑन आवर ओन टर्म्स उस चीज को यहां पर फाइनल करो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें यहां पर इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ कि भारत ने काफी सारी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां के जो हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने उसको यहां पर गो थ्रू किया और उस तरीके से ये काम हुआ। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह की बात यहां पर की गई है ना, उससे यहां पर ये इंस्पायर हुए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, आज के टाइम पीरियड पर जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे देश में भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स बेसिकली वहां पर किसके बारे में बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वैसे ही अगर हम यूएसए में देखेंगे तो वहां पर आपको बिल ऑफ राइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमने क्या करी हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या है कि इन चीजों को इंक्लूड करना कितना आवश्यक है, सोचिए
कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो बहुत आवश्यक थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इन्होंने इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व किया और अपने खुद के टर्म्स पर क्या क्या चीजें उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड यहां पर कर सकते हैं, उन चीजों को हमने जो है वो यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, है ना, मतलब यहां पर क्या है कि भाई चीजें जो है वो वहां के जो लोग हैं उन प्रॉपर्टी के ऊपर उन लोगों का अधिकार होना चाहिए और जो भी प्रॉफिट वगैरह यहां पर होगा उन्हीं लोगों के बीच में आपस में शेयर होना चाहिए। सो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर जो है वो फोकस किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ इंडिविजुअल्स होने चाहिए जिनके पास ज्यादातर प्रॉपर्टी का आपको हिस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। हमें एक ऐसी सोसाइटी का डेवलपमेंट यहां पर करना है, एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन हमें करना है जिसमें उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं सभी के ऊपर उस पर्टिकुलर लैंड का, इंडस्ट्रीज का मालिकाना हक हो और उसके बाद जो भी यहां पर उनको अलग अलग तरीके से पैसे वगैरह मिलते हैं उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो यहां पर काम के आधार पर होना चाहिए। तो भारत में क्या है कि स्टार्टिंग में भी अगर आप अप्रोच देखेंगे ना तो वो सामाजिक जो अप्रोच थी उसके ऊपर काम किया गया, मतलब सोशलिज्म के ऊपर काम किया गया था। फिर तो क्या हुआ कि 1991 में अगर आप देखेंगे तो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो किसी भी देश की इकोनॉमी होती है ना उसमें रिफॉर्म होते हैं। पहले क्या होता था कि सरकार हर चीज जो है वो कंट्रोल यहां पर करती थी, लेकिन बाद में यहां पर क्या हुआ कि बाद में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी यहां पर मौका दिया गया। तो प्राइवेट बैंक्स वगैरह, प्राइवेट कंपनीज वगैरह काफी सारी चीजें स्टेब्लिश हुई। तो आज के टाइम पीरियड पर हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी सोशलिज्म के ऊपर है या सोशलिस्टिक यहां पर इकोनॉमी है, कई जगह पर देखेंगे तो कम्युनिज्म वाली इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, जैसे यूएसए वगैरह में देखेंगे तो वहां पर कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के केस में अगर आप देखेंगे तो भारत में सोशलिज्म भी है, सोशल वेलफेयर के लिए भी यहां पर स्कीम्स हैं और कैपिटलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेड भी आपको अप्रोच यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हो चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यूएसए वाला जो रिवॉल्यूशन यहां पर हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर रशियन रिवॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, मेजोरिटी रूल वाले बेसिस पे जो यहां पर चीजें चलती हैं, तो वो सब चीजें हमने अलग अलग कंट्रीज की थी और अपने खुद के टर्म्स पर हमने अपनी कंट्रीज में उसको यहां पर इंक्लूड किया है ना। आप ये मत समझिएगा कि वो उसमें लिखा हुआ था वही चीजें हमने यहां पर अपने यहां पर इंक्लूड कर ली है। ठीक है, उनकी चीजें अलग है, हमारी चीजें अलग हैं, हमको भी लगता है कि वो चीजें यहां पर सही है तो उसको हम अपने टर्म्स पर यहां पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री और नॉट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे थे या जिनके ऊपर भी हम डिस्कशन कर रहे थे या जिनकी भी प्लानिंग कर रहे थे कि इनको हम अपने संविधान में रखें या नहीं रखें, तो उसके ऊपर डिबेट होती थी कि भाई क्वेश्चन करते थे लोग कि क्या ये चीज जो है वो सही है या गलत है ना, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसके ऊपर फोकस होता था। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रोसीजर जो अभी तक मैंने यहां पर डिस्कस करी है, इन्हीं सब चीजों की वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। तो हमने यहां पर ये समझा कि भाई जो आपका यहां पर ये साउथ अफ्रीका में जो पूरा का पूरा मूवमेंट चला, उससे किस तरीके से वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेब्लिश हुआ, भारत ने किस तरीके से चीजों को इंक्लूड करी, कौन कौन से फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिशर्स को, दूसरी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1937 का जो इलेक्शन है, जो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस भारत के लीडर्स को यहां पर मिले हैं, तो इन सब चीजों का एक पूरा का पूरा जो है आप ये कह सकते हैं कि सेट जो था, उनके ऊपर हमने डिबेट करके अपनी कंट्रीज जो है उसके बेसिस पे यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जो है वो यहां पर हमने इंक्लूड करी हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने यहां पर कंट्रीब्यूट किया है कि भाई भारत का जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से यहां पर बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है ना, कहीं पे भी कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ में आप अपनी बुक को भी ओवरथ्रू करते रहना ताकि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है चीजें और जो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, है ना, सारा कनेक्शन जो है वो आपका बनता रहे। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में ना साइड में जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे इंडियन पर्सनालिटीज हैं जिनकी फोटोज आपको साइड में देखने को मिलेगी, है ना। वो सब क्या है कि अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, तो वो लोग ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो उनके बारे में भी ना थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन मेंबर थे, कौन सी फीमेल मेंबर थी, है ना, वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो उसको भी एक बार आप गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए
अब अगली बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसने यहां पर ये बोला था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यहां पर बनाएगी, फ्रेम करेगी। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of the elected representative called the Constituent Assembly। मतलब कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसकी जो ड्राफ्टिंग यहाँ पर थी, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब इनका इलेक्शन यहाँ पर हुआ था और ये लोग इसमें यहाँ पर मेंबर बने थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था, इसको बनाया गया था। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस जो थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स की यहां पर आवश्यकता होगी, तो मेंबर्स में अगर हम देखेंगे तो इसके लिए इलेक्शन यहां पर करवाए गए, और इलेक्शन जो था वो यहां पर कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। तो एक डायरेक्टली एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे, वो जुलाई 1946 में हुए थे। पहली जो मीटिंग अगर आप देखेंगे, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, ठीक है, तो 1946 में जो थे वो इनकी पहली मीटिंग हुई थी। अगर मैं आपको डेट भी बताऊंगा तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब 1946 यहां पर है, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 में यहां पर दो देश बने, एक पाकिस्तान बना और एक यहां पर आपको इंडिया देखने को मिला। तो सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 में इंडिया पाकिस्तान वाले जो है वो सब लोग साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन अब कंट्रीज यहां पर क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो जब कंट्रीज यहां पर अलग हो गई तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान आपको यहां पर अलग देखने को मिल रहा है। तो दोनों कंट्रीज यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन यहां पर वोटिंग राइट्स वगैरह सबको नहीं दिए गए थे, है ना। वोटिंग राइट्स वगैरह जो है वो कुछ लोगों को ही दिए गए थे, और इसमें से कई सारे मेंबर्स तो ऐसे भी थे जिनका यहां पर क्या था कि डायरेक्टली उनको नॉमिनेट किया गया था। तो इलेक्शंस जो है वो कुछ ही जगह पर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और सबको यहां पर वोटिंग राइट्स यहां पर प्रोवाइड नहीं किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अब दो कंट्री बन गई है, एक तो इंडिया बन गया है, एक पाकिस्तान बन गया है। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अलग होगा, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अलग होगा। सो इंडिया के लिए जो यहाँ पर काम करेंगे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और कुछ पाकिस्तान वाले होंगे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी। पाकिस्तान के जो लोग थे, जो पाकिस्तान की डिमांड करते थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, ये हमेशा बोलते थे क्योंकि अब भारत से पाकिस्तान जो है वो अलग होना है, तो हमको क्या करना है कि हमको एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। लेकिन क्या हुआ कि उसके लिए कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ, और ब्रिटिशर्स ने भी उस बात को जो है वो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेकिन बाद में जब दोनों कंट्रीज अलग हो गई तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मेंबर्स जो थे वो यहाँ पर क्या हुए कि ट्रांसफर हो गए, ठीक है, वो दूसरे आपको रीजन में जाते हुए दिखाई दिए, मतलब कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते हुए दिखाई दिए। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, मतलब कि जो जिसने यहाँ पर क्या किया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 299 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा था, उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, तो टोटल आपको 299 मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। असेंबली ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहां पर क्या हुआ था, पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना, उसको अडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया था, इसको अडॉप्ट कर लिया था। कुछ हमारे जो आर्टिकल्स वगैरह थे, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट था वो इफेक्ट में भी आ गया था, लेकिन हमने बोला कि अब नवंबर हो जान दो और जनवरी आ जान दो, 26 जनवरी 1950 आ जान दो, उस दिन क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ये लगेगा कि सर मतलब ऐसा क्या है, यहाँ पर 26 नवंबर को ही कर देते, है ना, डिले हो गया 26 जनवरी 1950। तो मैंने आपको याद होगा कि लाहौर सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो लाहौर सेशन यहाँ पर हुआ था 1929 में, तो उसमें हमने यहाँ पर ये बात करी थी कि अब से हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि नवंबर के बाद 26 जनवरी आने ही वाला है, तो इसीलिए क्या है कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो उसी दिन हम क्या करेंगे, अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इफेक्ट में यहाँ पर ले आएंगे। तो ये पर्पस था, इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अब दो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में।
पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो आपको आंसर लगाना है 26 नवंबर 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से इफेक्ट में कब आया था, तो वो आएगा 26 जनवरी 1950। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन यहां पर रहती है, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये जो 26 जनवरी 1950 है, आप सभी को पता है कि इस दिन को हमारे देश में जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिपब्लिक डे हो गया और हिंदी में जो है वो गणतंत्र दिवस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने काम किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी सारी मीटिंग्स वगैरह करी है ना, और अलग अलग तरीके से पूरा डिस्कशन यहाँ पर हुआ, और फाइनली जो है ये चीजें आपको 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मन में ये आएगा कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो सर इतना पुराना है ना, अब इतना पुराना है तो मतलब हम इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसको एक्सेप्ट करने की। तो इसी में लिखा हुआ है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 60 डिकेड्स अगो, है ना, मतलब 1950 में इसको बनाया गया था, हम आज के टाइम पीरियड पर इसको जो है फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करीब 60 साल पहले यहां पर बनाया था उसको क्यों एक्सेप्ट करें। तो पहली बात तो यहां पर यही हो गई, ठीक है, पहली बात तो यहां पर ये हो गई कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, और भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहां पर बनाया है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तो रीजन ये हो गया, है ना, एक रीजन जो है वो यहां पर ये डिस्कस किया गया है ना, आपकी बुक में भी अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये पॉइंट जो है ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ये काम यहां पर कंप्लीट कर दिया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। एक तो ये रीजन है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। मतलब इसमें क्या है कि इसमें ना केवल आप ये सोचोगे कि भाई उस टाइम पीरियड पर जो है वो कुछ मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए, और बस उनकी बात हम यहाँ पर मान ले, उन्हीं की बात यहाँ पर ये चीजें हो जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स यहाँ पर थे ना, वो कोई ऐसे आम इंसान नहीं थे, है ना। उन्होंने क्या किया था कि पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उनको ये पता था कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर, उस सिचुएशन में उन लोगों ने यहाँ पर कौन से कंसेंसस जो है उनको यहाँ पर माना, है ना, मतलब किस कंसेंसस पर वो यहाँ पर पहुंचे, किस फाइनल एग्रीमेंट पर वो यहाँ पर पहुंचे, उस टाइम पीरियड पर क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, किन चीजों के ऊपर फोकस करना था, किन चीजों के ऊपर नहीं करना था, किस तरीके से कौन सी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन होगा, कौन से प्रोविजन को किस तरीके से ऐड करना है, ये उस टाइम पीरियड पर डिसाइडेड था। उस टाइम पर सोचा, और लोगों ने ये भी सोचा कि भाई मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो आप उन्होंने दूर का भी यहां पर देखा कि क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको किस तरीके से इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि केवल व्यूज जो मेंबर्स के थे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ये, है ना, मतलब उसको यहां पर ये प्रोजेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये एक ब्रॉड कंसेंसस थे जिसपे लोगों ने अपना एग्रीमेंट दिखाया था उस टाइम पीरियड पर, इसलिए हमको ये बात यहां पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties। ठीक है, मतलब कई सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर रीराइट करने की भी जरूरत पड़ी। तो इसका रीजन यहां पर क्या है कि क्योंकि कुछ वहां पर बेसिक रूल्स थे, है ना, जिसको यहां पर क्या हुआ कि सभी लोगों ने यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया, सभी सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि ये सब चीजें यहां पर क्या हैं वो गलत हैं, है ना, इनको यहां पर बदलने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई मेजर जो है वो कोई परिवर्तन नहीं हो गया कि हमने कोई जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना है, उसको ही हम यहां पर बदल दें। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई सब लोग उसके बारे में जानते हैं। आप लोग भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सब लोगों को पता होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं जो मेंशन करी गई हैं। बहुत सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल नाम मात्र का है, उसको कोई फॉलो नहीं करता, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है वो यहां पर आपको बताई गई है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम अपने देश के कंपेरिजन में यहां पर चीजों को देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो एक डिफरेंट है ना। हमने यहां पर क्या चीजें समझी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल
मेंबर्स अलोन जो है उनका व्यूज यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये ब्रॉड कंसेंसस उस टाइम पीरियड पर क्या थे उसको रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर लिखना पड़ा दोबारा, क्योंकि वहां पर जो सोशल ग्रुप्स थे, सामाजिक ग्रुप्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने उसको यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया था। और कुछ कंट्रीज में क्या है कि वो केवल एक मेयर पीस ऑफ पेपर है, उसको कोई यहां पर फॉलो नहीं करता। ये तो दूसरी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हमने बात करी। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री में देखेंगे तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर है, इसका अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे थोड़ा डिफरेंट है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ प्रोविजन जो है उनको यहां पर क्या किया गया, उनको यहां पर क्वेश्चन किया गया, ठीक है। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई किसी ने क्वेश्चन यहां पर नहीं लगाया कि भाई इसमें ये चीज गड़बड़ लिखी। देखो कुछ प्रोविजन क्या होते हैं कि उस समय के अनुसार जो है वो चेंज होते रहते हैं, है ना। मतलब जैसे पहले क्या हुआ था कि पहले अगर आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेगा। बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी से हटाया गया, है ना। जैसे क्या होता था कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का कोई खेत है ना, अब ये खेत वाला जो है यहां से एक हाईवे बन रहा है, अब ये हाईवे बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि इस खेत से होता हुआ हाईवे जाएगा। अभी हाईवे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस इंसान को कह रहे हैं कि भाई हम आपको दूसरी जगह खेत दे देंगे, है ना, लेकिन यहां पर क्या है कि वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, मैं अपना खेत नहीं दूंगा, जबरदस्ती करोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफी सारे लोगों के केसेस वगैरह जो है ना प्रॉपर्टी वाले वो वहां पर गए। तो इसलिए क्या हुआ कि संविधान में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और यहाँ पर क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से यहाँ पर हटा दिया कि अब यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोविजन ऐसे हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आज तक कभी उठा नहीं। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों को ये लग रहा था कि भाई भारत को इतने साल जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर गुलाम बनाया है ना, भारत क्या बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब जो आज तक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फॉलो किया जाता है, जो अचीवमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर हासिल करी है, ये उन सभी लोगों को करारा जवाब है जो ये सोचते थे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना। और इतने साल हो गए हैं और आज तक यहाँ पर जो है किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने कुछ यहाँ पर जो लेजिटिमेसी है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की उसके ऊपर देखो क्रिटिसिज्म यहाँ पर होता है। क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, है ना, कितना टाइम लगा दिया, इतनी मीटिंग कर दी, इतना पैसा खर्च कर दिया, वो तो सब चीजें होती ही हैं। क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो बाहर निकल कर आता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फिर उसको फिर आप आसानी से यहाँ पर जो है वो कर लोगे तो क्या मतलब होगा, है ना। लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, अलग अलग प्रोविजंस को जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, तब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल जो यहाँ पर आपको बेनिफिट है, एक्चुअल जो यहाँ पर क्रक्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का निकल कर सामने आता है। तो ये अपने आप में भारत के लिए जो है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अचीवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। Another reason for accepting the constitution is that Constituent Assembly represent the people of India। मतलब इसमें यहाँ पर क्या है कि एक और रीजन अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर क्या है, तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो यहाँ पर जो भारत के लोग हैं उनको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब कि रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत के लोग थे उनको यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रही थी। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, मतलब कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स जो है वो यहाँ पर नहीं दिए गए थे। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। जो मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, इस वजह से यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसको यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं किया था, उसका फॉर्मेशन नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो स्टेट पे यहाँ पर विधायिका थी, जो प्रोविंशियल यहाँ पर लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगी, उन्होंने क्या किया था कि अपने में से ही कुछ लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पर भेजा था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति यहाँ पर बने थे। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, या आप इनको कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जिनको यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि सब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं,
जो आपको राज्य में यहाँ पर लेजिस्लेचर आपको देखने को मिल रहे थे, प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलते थे, उनके जो मेंबर्स होते थे वो अपने में से ही किसी को इलेक्ट करके जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजते थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पूरी जनता ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर नहीं किया था। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी ज्योग्राफिकल जो रीजन्स यहाँ पर हैं उसके लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, सभी जगह से यहाँ पर क्या हुआ कि सभी लोगों के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेंगे, वहां से लोगों को यहाँ पर जो है वो इलेक्ट करके भेजा गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल शेयर जो मेंबर्स का था फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, वो चीजें यहां पर इंश्योर हो पाई। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट ऑफ इंडिया, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब कई लोग यहां पर ये बोलते हैं कि सर उसमें तो क्या है कि केवल कांग्रेस वाले ही लोग थे, है ना। तो वो क्या थी, वो उस टाइम पर मेजर पार्टी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस पार्टी ही यहां पर मेंबर थे, दूसरी पार्टी के मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी। क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, इसको लीड करने वाली जो पार्टी थी वो आपको कांग्रेस ही देखने को मिलेगी, है ना। इसलिए इसके मेंबर्स जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियंस, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग थे। ऐसा जरूरी नहीं था कि भाई अगर आप यहाँ पर कुछ बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, है ना। उनके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप्स यहाँ पर थे, अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो केवल ये कह देना कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल जो है वो कांग्रेस ही आपको देखने को मिलेगा, सो कांग्रेस ने उसको डोमिनेट किया, तो वो बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस में ही अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के मेंबर्स हैं, ठीक है। जब कभी आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, कभी आप ह्यूमैनिटीज जो है वो सब्जेक्ट लेंगे, तो आप पॉलिटी जब पढ़ोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे, तब यू विल गेट टू नो कि वहां पर कांग्रेस के जो मेंबर्स थे ना, वो आपस में ही अलग अलग चीजों के ओपिनियन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं था कि किसी ने एक ने बोल दिया तो बोल दिया, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस आपको देखने को मिलते थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, मतलब कि उस पर्टिकुलर असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफी सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कांग्रेस यहां पर बोलते थे, उनके साथ यहां पर एग्रीमेंट उनका नहीं होता था। तो एक रीजन यहां पर यह भी हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि हमें इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए, अनदर रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और उसमें ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर समझाएगी कि उसमें अलग अलग रीजन्स के लोग थे, अलग अलग आप ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी के लोग थे, अलग अलग ओपिनियन वाले लोग थे। तो उनके बीच में अगर डिफरेंसेस भी यहां पर होते थे तो वो डिफरेंसेस को भी यहां पर डिबेट के तहत जो है वो यहां पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती। तो हमें एक बात यहां पर ये समझ में आ गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आप देखोगे तो केवल कांग्रेस ही नहीं था, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ कांग्रेस के ही लोगों में अलग अलग डिफरेंसेस भी आपको यहां पर देखने को मिलते थे। अगर हम यहां पर सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे या सामाजिक रूप से भी अगर बात करेंगे, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, ठीक है, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेंबर्स में भी अगर आप देखेंगे तो पार्टी तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, रिलीजन के लोग और ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पर जो है वो आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक रूप से भी अगर आप देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती थी। Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very different। अगर मान लीजिए कि सब लोगों को वोटिंग राइट यहाँ पर दे रहे थे और ये बोलते कि भाई इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो यहाँ पर वोटिंग से यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि उससे भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट यहाँ पर कॉम्पोजिशन देखने को नहीं मिलता। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का आप देख लेते, चाहे जो अलग अलग यहाँ पर सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। देखो क्योंकि उस टाइम पीरियड पर सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, कांग्रेस का सपोर्ट भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो अगर सब लोग वोट डालते तब भी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आती। दूसरी बात, यहां पर जो अलग अलग ग्रुप्स वाले लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका भी कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता, बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता, ये बात यहां पर लिखी गई है। तो इसी वजह से यहां पर यह बोला जा रहा है कि भाई आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको यहां पर एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है ना। मतलब इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आप इन चीजों को जो है वो एग्रीमेंट यहां पर दिखा सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया, पहले तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पहली बात तो ये हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर क्या है
कि केवल मेंबर्स अलोन जो है उनके यहाँ पर जो आइडियाज हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये उस टाइम पीरियड पर कंसेंसस क्या थे, क्या सिचुएशन थी, उनको यहाँ पर ये फाइनल करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कई अचीवमेंट्स हैं, है ना। जैसे आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर क्वेश्चन लोगों ने किया है, लेकिन उसकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा ये नहीं बोल दिया कि भाई ये तो बहुत पुराना हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक ही अचीवमेंट हो गई। तीसरी बात यहाँ पर ये हो गई कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग यहाँ पर थे वो यहाँ पर क्या थे कि वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। हर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि क्लास के लोग आपको देखने को मिल रहे थे, है ना, हर जगह से आपको देखने को मिल रहे थे, हर पार्टी से आपको देखने को मिल रहे थे, तो सब लोग यहाँ पर थे। भले वो डोमिनेट किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है वो करने की, लेकिन हम ये समझेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर यहाँ पर थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अगली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जिस भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जिस तरीके से यहाँ पर अप्रूव किया, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन वगैरह यहाँ पर हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि वो चीज भी जो है वो यहाँ पर इस बात के लिए हमें कंपेल करती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करें। अच्छा, फोटो में आप देख सकते हैं, इनका नाम है श्री सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ना, वो यहाँ पर क्या थे कि ये नॉन इलेक्टेड जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे या प्रेसिडेंट थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें क्या हुआ था कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होने वाली है, अब उसका चेयरमैन तो कोई बनेगा ना, तो इलेक्शन तो हुए नहीं थे, तो पहली बार जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन करवाए गए, तो इलेक्शन में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपको देखने को मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से जो यहाँ पर सेंसिटी हुई है ना, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर अप्रूव किया गया, उसके बारे में समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर, मतलब कि ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इनकी मीटिंग होती थी, है ना, ओपन तरीके से डिस्कशन यहाँ पर होता था, और जो भी चीजें सब लोगों के द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती थी उन्हीं को चीजों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाता था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, है ना। पहले क्या हुआ कि जब यहाँ पर मीटिंग वगैरह होने लग गई, जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पर बनाना था, तो पहले हमने क्या किए कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर सेट किए, है ना, कि इन प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान रखना है। मतलब कहीं भी चीज, कोई भी प्रोविजन अगर हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी चीजें हम यहाँ पर सोचते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर मौलिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। Then a drafting committee chaired by the Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion, है ना। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है वो पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया, और उसके ऊपर फिर यहाँ पर क्या हुआ कि सभी लोग जो अलग अलग तरीके के थे वो डिस्कशन वगैरह यहाँ पर हुआ। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause, मतलब कि जो भी चीजें उसमें यहाँ पर मेंशन करी गई थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यहाँ पर क्या किया गया, बहुत सारे राउंड हुए। मतलब एक एक बार डिस्कशन नहीं किया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में यहाँ पर लगा था। तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें जितनी भी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई थी क्लॉज बाय क्लॉज, उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, मतलब कि अमेंडमेंट्स का मतलब ये हुआ बदलाव, है ना। तो करीब आप ये कह सकते हैं कि करीब 2000 बदलाव जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया गया था उसमें करीब 2000 बदलाव यहाँ पर किए गए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें करीब आप ये समझिए कि लगभग 3 साल जो मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या होता है कि करीब इतने दिन जो है वो मीटिंग वगैरह यहाँ पर हुई और उसके ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर डिस्कशन किए गए। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, है ना। मतलब वहां पर क्या बोला गया था, वहां पर क्या है, किस चीज के ऊपर किस तरीके से डिबेट हुई, सब चीजों को फाइनल यहाँ पर नोट किया गया। मतलब हर चीज जो भी मीटिंग यहाँ पर होती है ना, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको जो है वो हम यहाँ पर नोट कर रहे थे। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और इन्हीं जो चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई थी, जो चीजें यहाँ पर प्रिजर्व करी गई थी, क्या क्या चीजें वहां पर डिस्कस करी गई, क्या बोला गया, किसने क्या बोला, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो डिबेट्स होती हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं हुआ था कि कुछ लोगों ने यहाँ पर केवल कर लिया, है ना। बहुत ज्यादा डिस्कशन वगैरह आपको देखने को मिला, और उस डिस्कशन के बाद अगर आप देखेंगे तो चीजें इस तरीके से यहाँ पर फाइनल करी गई थी। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution, मतलब कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हमने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं उसका क्या पर्पस है ना। पर्पस क्या है,
क्यों उन चीजों को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं? तो डिबेट से हमें यह पता चलता है कि इन चीजों के बारे में उस टाइम पीरियड पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा था, किस तरीके से सोचा था और किस तरीके से इस चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया था, तो वो चीजें हमें पता चलती हैं। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, है ना, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज वगैरह यूज करी गई है काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी गई है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ज्यादातर मेंबर्स अगर आप देखोगे ना तो वो लॉयर या बैरिस्टर वगैरह ही आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो कानूनी भाषा है उसका प्रयोग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड पर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो ये चीजें लिखी गई हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ यहां पर क्या है, तो उन चीजों को समझने के लिए आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिबेट्स यहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं उनको प्रिजर्व जो किया गया है उनकी सहायता हम यहां पर लेते हैं। तो इससे हमें एक बात यहां पर ये समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जिस भी तरीके से हमने यहां पर फाइनल किया है, जिस भी तरीके से उसको हमने यहां पर अप्रूव किया है, वो कोई एक समान प्रोसेस जो है वो नहीं थी। उसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग तरीके के काम यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं और इन काम के बेसिस पे जो है ये पूरा का पूरा काम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, मतलब कि आसान तरीके से जो है वो चीजों को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको यहां पर समझाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में, किस तरीके से भारत का जो संविधान है उसको यहाँ पर बनाया गया है ना, क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर ये आता है कि जो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया है ना, इसमें कौन कौन सी गाइडिंग वैल्यूज़ हैं। गाइडिंग वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग तरीके के प्रोविज़न यहाँ पर लिखे गए हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिनको ध्यान में रखकर हमने वो चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी है